गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी जो है कांच के खोखले गोले का पृष्ठ का एक भाग होता है। जैसे देखिए हमने क्या किया, एक गोला बनाया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मान लीजिए हम ये कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी क्या है, एक भी एक प्रकार का गोला है, ठीक है। तो परिभाषा कहता है हमारा कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का मतलब हम कह सकते हैं किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है, जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है तथा दूसरा जो तल होता है वो क्या होता है? परावर्तक होता है। अब हम समझेंगे कि क्या लिखा गया है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है, जिसके एक तरफ क्या करते हैं हम, जो है पारा या चांदी, दोनों में से कोई एक, और उसके ऊपर से क्या करते हैं, जो है रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। जैसे हम समझते हैं, ये दो पार्ट हमने लिया है, ठीक है। हम कह भी सकते हैं कि गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। हम पहला लिख सकते हैं क्या? पहला हो सकता है हमारा अवतल दर्पण, और दूसरा हो सकता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण हमारा कितना होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए अब हमने इन दोनों को हमें अलग अलग अवतल और उत्तल के रूप में कन्वर्ट कर देना है। जो अवतल दर्पण है, हमने हमारे ये गोलीय दर्पण था, ये गोला था पूरा, इस गोले को हमने क्या किया, उसका एक छोटा सा भाग लिया है और हमने इसको एक साइड क्या कर दिया, पॉलिश लगा दिया। हमने एक साइड इसको क्या किया, पॉलिश लगा दिया। दूसरे वाले में भी हम कह सकते हैं कि जो है एक साइड दूसरे साइड हम पॉलिश लगा देंगे, ठीक है। तो हमने पहला जो यह तल है, इधर हमने क्या किया है, चांदी या पारा, और उसके ऊपर से क्या किया हमने, रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया है। और जो दूसरा तल है वह क्या है, परावर्तक है, परावर्तक तल है। यह तल क्या है? यह तल है पॉलिश किया हुआ और अंदर वाला तल क्या है, जो है परावर्तक तल है। तो हमने जो गोलीय दर्पण पढ़ा कि किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है, जिसके एक तरफ हमने क्या करते हैं, एक जो है तरफ चांदी या पारे का लेप लगाते हैं, दूसरा साइड जो होता है वो परावर्तक तल होता है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण जो दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो अवतल और उत्तल क्या होता है, हम यह जो चित्र पहला बना हुआ है यह क्या है, यह है अवतल लेंस का है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, यह हो गया। अभी परिभाषा भी हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कैसे हम परिभाषित करेंगे। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में अब कैसे हम जानेंगे कि कौन सा उत्तल होगा और कौन सा अवतल होगा। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उत्तल दर्पण। लेकिन हम इसको परिभाषा रूप में भी हम समझेंगे कि जो है किसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे और किसको अवतल दर्पण कहेंगे। देखिए जो अवतल दर्पण होगा उसमें जो पॉलिश किया गया होगा वह क्या होगा, उसके उभरे हुए तल की तरफ पॉलिश होगा और दबे हुए तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। हम और लिख सकते हैं कि जो है अवतल दर्पण में कि जिसके दबे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। यहाँ लिख सकते हैं जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में यह वाला जो तल है यह क्या है, परावर्तक है, परावर्तक तल है, ठीक है। और यह वाला तल क्या है, पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किया हुआ तल कौन सा है, इस साइड का दाहिनी तरफ पॉलिश किया गया है, बाएं तरफ क्या किया गया है, हमारा जो है वह परावर्तक तल है, वह पॉलिश नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण में क्या, जिसके उभरे हुए तल से, जिसके उभरे हुए
तल से परावर्तन होता है, परावर्तन हो, क्या हो गया हमारा, जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन उसे क्या कहेंगे हम उत्तल, और जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन उसको क्या कहेंगे हम अवतल। गोलीय दर्पण हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। अवतल में क्या, अवतल में जिसका तल दबा, जो परावर्तक तल होगा वो दबा हुआ होगा, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहलाएगा अवतल दर्पण, और जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद आती है बात हमारी कि जो है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में क्या होता है हमारा, जैसे पहला इसमें दिया है दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव हम समझने के लिए थोड़ा सा इस चित्र में हम क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं उसको, ताकि हम सबके बारे में एक समझा सकें। ये हमारा अवतल और उत्तल, दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। चलिए देखिए, दूसरा और जो है इसमें टॉपिक क्या है, पहला कि जो है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव यानी ध्रुव किसे कहेंगे, तो हम कहते हैं कि जो दर्पण है, दर्पण के जो परावर्तक तल है, जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी टोटल की लंबाई जो है लगभग 1 फीट के आसपास है। इसका जो परावर्तक तल होगा वो कहाँ होगा, उसके सेंटर पॉइंट यानी यहाँ होगा, ठीक है। इसमें ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम कह सकते हैं, इसमें जो होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारे इसके मध्य में, यानी कि वाला पॉइंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अवतल हो या उत्तल, दोनों में क्या हो जाएगा, उसका जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, पी से। ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा भी गया परिभाषा कि जो है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम लिख सकते हैं इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं, पी फॉर पोल, इसे पी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहा है, वक्रता केंद्र। क्या आ गया हमारा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब क्या है, हम कहेंगे कि यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था, क्या था, जिस खोखले का भाग था, यानी कि उसी का हमने एक छोटा सा पार्ट इसमें लिया हुआ है, तो हम कह देंगे कि उसका जो केंद्र होगा, यानी जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, गोलीय उस गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, इस गोलीय दर्पण का भी केंद्र कहलाएगा। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र का मतलब जो गोला है, गोले का जो केंद्र होगा वही इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें पी यहाँ है, इसमें सी हम मान लेंगे यहाँ पे है। इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, सारे टॉपिक आसानी से आप देखिए। उसके बाद क्या है हमारा, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या की भी तो परिभाषा हम कह सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के जो है पृष्ठ का भाग है उसका त्रिज्या इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बहुत छोटे में इसको समझेंगे, कह देंगे देखिए केंद्र क्या होता है हमारा, जैसे साइकिल है, साइकिल का जो तीली है उसके ध्रुव से जो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र से उसके परिधि में जब जो रेखा खींचते हैं वो क्या कहलाता है, जो है हमारा जो है त्रिज्या कहलाता है। चाहे हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, जो बिंदु, दो बिंदु हमें क्या है पहले से प्राप्त हो गई है। कौन कौन सा, एक दर्पण का ध्रुव जो कहाँ है, इसके परिधि पे है, और एक सेंटर पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। तो हम कह देंगे दर्पण के केंद्र और ध्रुव, दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर या क्वेश्चन में कह देंगे सीपी। सीपी का तो सी और पी के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को इसे आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अब लास्ट पॉइंट आ रहा है जो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मुख्य अक्ष का मतलब क्या होगा, देखिए परिभाषा इसको कहा जाता है, जो मुख्य अक्ष होता है वो काल्पनिक होता है। परिभाषा इसकी हो जाएगी
कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा, हम यहाँ खींच भी दे रहे हैं, देखिएगा आप, हम कह देंगे कि दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, देखिए लिखा भी है, दर्पण के केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का जो है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यह काल्पनिक होती है। क्या होती है? यह काल्पनिक होती है, ठीक है। क्या होती है? यह काल्पनिक होती है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दर्पण का जो है मुख्य फोकस के बारे में। तो यहाँ तक आप फोकस बिंदु और फोकस तल के बारे में, फोकस दूरी के बारे में देखिए। फोकस बिंदु पहले क्या करते हैं हम, फिर फोकस बिंदु किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। देखिए फोकस बिंदु अलग अलग हम समझेंगे, अवतल का अलग और उत्तल का अलग। देखिए यहाँ हमने सारा एक ही बार जो है चित्र बना दिया है, हम समझेंगे। देखिए फोकस बिंदु से कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से जब टकराती हैं और टकराने के पश्चात जब जिस बिंदु से होकर के जाती हैं मुख्य अक्ष के, उसे हम कहते हैं फोकस बिंदु। यहाँ पहले समझेंगे छोटा सा जो है चित्र बना करके। इस चित्र में देखेंगे, यह सब कुछ करिए, कोई यह दर्पण हो गया ऐसे, इसका मान लीजिए यह मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ इसका केंद्र है और इससे जो है एक समांतर ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है। तो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। क्या होता है? जैसे यह प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण, इस आपतन बिंदु पर एक हम क्या करते हैं, इसके केंद्र से अभिलंब खींच देते हैं। जैसे अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ आपतन कोण हमें मिल जाएगा, इसको कहते हैं आई। और अपवर्तन जो परावर्तन का नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि जितना आई है उतना ही आर से ऐसे जाएगी। यह हो गया हमारा आर। तो इस बिंदु से, जिस बिंदु से होकर जाएगी, इसे कहते हैं हम गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। इसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, ठीक है। तो इस तरह से एक किरण के जैसे हुआ, वैसे ही जितनी किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आएंगी सभी पर अभिलंब खींचेंगे, और सभी पर अभिलंब खींचेंगे तो सभी के सभी जो है क्या होंगी, जो है उसी बिंदु से, एक ही बिंदु से होकर के जाएंगी। उसे हम कहेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ हमने केवल 2 किरण लिया है जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, दर्पण से यहाँ पर टकराई है, यानी परावर्तन हुआ है दर्पण से, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के गई है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अवतल के लिए। ठीक इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल में क्या होता है? उत्तल में इसके विपरीत चित्र बनेगा। उत्तल में जो चित्र बनता है ऐसे बनेगा, और हमने यह देखिए ये अवतल था, इधर हम जो है बाहर लेप किए थे, इसमें अंदर लेप कर देंगे। तो जो प्रकाश की किरण आएगी वह ऐसे भगेगी, तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी वो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देखेंगे, कर है और मुख्य फोकस बिंदु, इसका मुख्य फोकस बिंदु, और उसमें पहला हेडिंग क्या है हमारा? पहला हेडिंग है अवतल दर्पण के लिए। हमने क्या कहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ पर? दर्पण पे, ठीक है। जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब अवतल दर्पण से जो है टकरा जाती हैं, यानी कि परावर्तित होती हैं, तब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, जिस बिंदु से क्या होती हैं? वास्तविक रूप में जाती हैं, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक है। यह हो गया हमारा अवतल दर्पण के लिए। अब जानेंगे उत्तल दर्पण में क्या होता है। कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यह रहा हमारा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, यह तो प्रकाश की किरण से गई, इस दर्पण से टकरा करके भग गई इधर की तरफ, तो हम यहाँ अगर यहाँ इधर से देखें तो यह कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसको पीछे लेके जाएंगे डैश डैश डैश, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही हम कहते हैं क्या, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। किसका, यह किसका है मुख्य फोकस बिंदु, यह है उत्तल दर्पण का। अब जब फोकस बिंदु आ जाता है तो हम ज्ञात करते हैं क्या, फोकस दूरी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक नोट समझ लेंगे कि जो भी दूरी मापेंगे, जो भी दूरियां लेते हैं, सब के सब किससे लेते हैं, सब दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से लेते हैं या ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, तो अब हम ध्रुव से मापेंगे तो हम लिख सकते हैं फोकस दूरी का क्या, कि दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा भाई, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसे जो है, इस बिंदु को हम कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दूरी किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कह देंगे मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस व ध्रुव, किससे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा और फोकस तल, यह हेडिंग लिखना हो गया फोकस तल। अब देखिए जो फोकस तल होता है वह होता है दर्पण के फोकस बिंदु, दर्पण का जो क्या है मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है, और इसके ठीक लंबवत, यानी कह सकते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को या जाने वाले समतल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि जो है मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष क्या हो, लंबवत हो, मतलब कि कहीं भी हो, मान सकते हैं कहीं भी, कहाँ लंबवत, लेकिन फिर उसके आगे का हमारा जो कंडीशन क्या कह रहा है, मुख्य फोकस कह रहा है, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को, जाने वाले किसको, समतल को फोकस तल कहते हैं। यानी कि इसको हम F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे, F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं। यह हो गया हमारा फोकस तल। एक और आता है दर्पण का द्वारक। क्या आता है, दर्पण का द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं, देखिए तो हम कह सकते हैं जो दर्पण का द्वारक होता है, कह देंगे परावर्तक तल को ही क्या कहते हैं, परावर्तक तल को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी जो परावर्तक तल है वही क्या कहलाएगा, उसका मेन दरवाजा कहलाएगा, यानी कि द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल को, दर्पण के परावर्तक तल को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका कोई प्रतीक नहीं होता है, इसका प्रतीक हम कह सकते हैं M1 M2 M2 कह सकते क्या है, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमारा जो है ये क्लियर हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे जो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण, और फिर हम पढ़ेंगे हम क्या, गोलीय दर्पण। दोनों के द्वारा जो है हम प्रतिबिंब को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।